Hello and welcome to this new video of Economics for CA Foundation and CS Foundation and CSWT and CMA Foundations. We are going to cover here theory of production. This is basically a part of your curriculum from the product chapter. Okay. In order to understand the topic in depth, I'm using this text for the timing. We'll also cover the module also and some extra questions also. So before we proceed further, we should know what is the meaning of production, right? Because ultimate happens is that if I am a producer, whatever I am producing will depend on various factors. And I also need to determine how much do I need to produce so that I don't produce it in excess or I don't fall short of my production capacity, right? So प्रोडक्शन जो है वो डिपेंड करता है बेसिकली अगर हम देखें तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करेगा। मेन तो प्रोडक्शन जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, जो कि इन टर्न डिपेंड करता है फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट का मतलब क्या है कि मैं कितने रॉ मटेरियल यूज करूं जिससे कितना आउटपुट आए, कितने लेबर यूज करूं जिससे कितना आउटपुट आए। तो इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है उस पर डिपेंड करेगा। देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपके इनपुट्स का प्राइस है उस पर भी डिपेंड करे, राइट। तो ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन इनपुट और आउटपुट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेट अस से आप वन इवन 10 लेबर से आप सिर्फ एक यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हो, तो आपको मालूम है कि आपका जो कॉस्ट है वो प्रोडक्शन का काफी हाई है। तो अकॉर्डिंगली आप अपने गुड्स की भी प्राइसिंग वैसे ही करोगे और अपना प्रोडक्शन भी वैसे ही करोगे। फॉर एग्जाम्पल लग्जरी कार्स का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू समथिंग विच इज वेरी सिंपल लाइक अ मैच बॉक्स और अ कैंडल। ठीक है। So this plays a very important part in determining the cost of production और cost of production से आपकी production पे influence होता है। ठीक है। तो इसको हम theory of production का base मान के चलते हैं। As you can see here, the theory of production relates to the physical laws governing production of goods। ठीक है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि theory of production है क्या, तो वो बेसिकली उन सभी लॉज के बारे में बताता है जो आपके प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। नाउ व्हाट इज प्रोडक्शन इफ आई मे से, it is basically a process which involves the transformation of input into output। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप इनपुट्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं आउटपुट, राइट। प्रोडक्शन जो है फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से ही रिलेटेड नहीं है, बेसिकली यहाँ पर एडिशन ऑफ वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है। यानी मैंने कुछ बनाया सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने उसमें कुछ वैल्यू भी ऐड करी होनी चाहिए। ठीक है ना। सो प्रोडक्शन में कुछ वैल्यू ऐड होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने व्हीट से लेटर से फ्लावर बनाया या ब्रेड बनाया तो आपने उसमें वैल्यू एडिशन। ठीक है। सो प्रोडक्शन जो है उसमें वैल्यू एडिशन इंपॉर्टेंट है एक बात। और दूसरी बात क्या सिर्फ गुड्स की बात होती है, नहीं, इसमें रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज भी आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपका प्रोडक्ट ए प्लेस से बी प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करा, या मैंने आपके किसी प्रोडक्शन के लिए आपको मनी लेंड करी, या मैंने आपकी जो आपने जो प्रोड्यूस करा मैंने उसके लिए कोई मार्केटिंग करके दी, एडवर्टाइजमेंट करके दी, तो मैंने आपको एक सर्विस दी। तो एक तरह से ये भी आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी में कवर हो जाएगा। ठीक है। तो लॉ ऑफ प्रोडक्शन जो है वो जनरलाइजेशन के हिसाब से चलता है, चाहे वो गुड हो चाहे वो सर्विसेज हो, और जनरलाइजेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑल्सो। ठीक है। हम हर तरह के प्रोडक्शन को यहाँ पर कवर करें। ठीक है। अभी आप ये दोनों पैराग्राफ्स को एक बार गो थ्रू कीजिए। इज देयर एनी डाउट, एल्स आई विल गो फर्दर। इसका टेक्स्ट गो थ्रू कीजिए। यहाँ देखेंगे कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द फर्म, जिसको आपने बोलना है प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है। तो जो प्रोडक्शन फंक्शन अगर आपसे कोई पूछे तो क्या है भाई, इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशनशिप। और थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन इन्हीं सब प्रोडक्शन फंक्शंस की स्टडी है। ठीक है। जब आप प्रोडक्शन फंक्शन को पढ़ते हैं तो हमें कुछ फैक्टर्स को फिक्स्ड मान के चलना पड़ता है और कुछ फैक्टर्स को वेरिएबल। जरूरी नहीं कि आप हमेशा इसको रियल लाइफ में देखें ऐसा, क्योंकि रियल लाइफ में क्या होता है, फिक्स फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, फिक्स फैक्टर्स का मतलब है कि आप भी उसको चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आज अगर आपने एक फैक्ट्री सेटअप करी है, उसमें आपने 10 मशीन्स लगाई हैं, 5 लोग काम पे रखे हैं, तो अगर मैं बोलूँ कि कल ही आप दूसरी फैक्ट्री लगा सकते हो तो बहुत मतलब ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, बट लेसर चांसेस एज कम्पेयर टू इफ आई से कि आप एक दो वर्कर तो और हायर कर सकते हो। तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी मेरी वर्कर्स के साथ है, या रॉ मटेरियल में अगर आज 10 kg लेके आई हूँ या 100 kg लेके आई हूँ तो उसको मैं 200 kg कल ही कर सकती हूँ। उतनी फ्लेक्सिबिलिटी मेरे पास लैंड की और हेवी मशीनरी में नहीं होती, राइट। और मेनली हम यहाँ पर लैंड को ही लेके चलते हैं, अभी वो ज्यादा समझ में आएगा आपको।
तो यहाँ पर जब हम प्रोडक्शन फंक्शन को समझेंगे यानी प्रोड्यूसर की टेंडेंसी को समझेंगे तो हम यूजुअली कुछ फैक्टर्स को फिक्स लेके चलते हैं और कुछ फैक्टर्स को वेरिएबल। हालांकि लॉन्ग रन में देखा जाए तो इवन लैंड वेरिएबल हो जाता है, क्योंकि अगर आने वाले 5 सालों में अगर मुझे एक और फैक्ट्री लगानी है तो देन आई डोंट थिंक दैट इज समथिंग विच इज वेरी इम्पॉसिबल। ठीक है, तो अभी जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को माइंड में रखेंगे, जहां पर कुछ चीजें हम वेरिएबल रखेंगे अपने इनपुट्स को, कुछ चीजों को हम फिक्स रखेंगे, और उसकी बेसिस पर देखेंगे कि प्रोडक्शन कैसे हमारी वेरी कर सकती है और करती है। ठीक है, ये जो यहाँ पर लाइन है ये थ्योरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं पूरा रीड कर रही हूँ। प्रोडक्शन ऑफ अ फर्म कैन बी स्टडीड बाय होल्डिंग द क्वांटिटीज ऑफ सम फैक्टर्स फिक्स्ड while varying the amount of other factors. This is done when the law of variable proportions is derived. The production function of a firm can also be studied by varying the amounts of all factors. ठीक है, जैसे मैंने लॉन्ग रन में बताया, तो यहाँ पर आप जब करते हैं तो वो हो जाता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, तो ये दो लॉज हैं जो अभी हम स्टडी करेंगे, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, ये दो लॉज हैं जो आपकी प्रोडक्शन थ्योरी का बेस बनेंगे। बिसाइड्स दिस, ये जो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है ये भी एक्सप्लेन करेगी कि किस तरह का कॉम्बिनेशन आपने लेना है इनपुट्स का, जिससे कि आप अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कर सकें और अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज कर सकें। ठीक है, तो किसी भी प्रोडक्शन फंक्शन का बेसिक एम, प्रोडक्शन थ्योरी का बेसिक एम बोले या प्रोडक्शन की स्टडी का जो बेसिक एम है वो यही रहेगा कि कैसे हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करें और कैसे अपने आउटपुट्स को इंक्रीज करें। जस्ट गो थ्रू दिस पैराग्राफ आल्सो फॉर अ सेकेंड। अब यहाँ देखिए, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन जो है प्राइस थ्योरी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि वो बेसिस प्रोवाइड करता है बिटवीन कॉस्ट एंड अमाउंट ऑफ आउटपुट, क्योंकि आपका क्या खर्चा है, आपको कितना प्रोड्यूस करना है तो उतना ही खर्चा लगेगा, और उसी हिसाब से आप आपका आउटपुट निकाल सकते हो। ठीक है, तो कॉस्ट बेसिकली ये बताते हैं कि भाई आपका जो, ऑब्वियसली हम इसको भी देखेंगे, इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, तो ये सब चीजें आपकी जो प्राइसिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और प्रोडक्शन में भी बहुत। ठीक है, जो भी आपके इनपुट्स हैं उनके जो प्राइजेस हैं वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, और प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट यानी आप कितना प्रोडक्ट को कितने में प्राइस करेंगे उसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। सेकेंडली, आपका जो थ्योरी ऑफ डिमांड है फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि आपको कितने चाहिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। राइट, अगर आपको मान लीजिए 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं तो आपको कितने लेबर चाहिए, आपको कितनी मशीन चाहिए, तो ये भी आप डिटर्मिन कर पाते। राइट, सो डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट्स टुगेदर विद सप्लाई, यानी आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मान लीजिए आपको 10 लेबर चाहिए 10,000 रुपए में, और मिल रहे हैं आपको, लेटर से 5 ही लोग 10,000 रुपए मिल रहे हैं, बाकी सब आपसे 15,000 का वेजेस मांग रहे हैं। तो यहाँ पर आप उनके प्राइजेस डिटर्मिन करोगे कि भाई मुझे कितने लेबर हायर करने और किस कॉस्ट पे, और उनकी जो वेजेस हैं वो डिटर्मिन करेंगे कि आप कितना गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो। और आपका जो प्रोडक्शन है वो एक तरह से डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि जब आप 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो सकता है उसकी जो डिमांड है वो मान लीजिए बहुत ज्यादा है, 12 की है, 13 की है, तो वो लोग जो है ज्यादा प्राइस देने को तैयार होंगे। तो वहां पर सारे जो एक्सेस डिमांड, रिड्यूस डिमांड, एक्सेस सप्लाई, डेफिशिएंट सप्लाई, वो सारी चीजें आती है, एंड अकॉर्डिंगली प्राइस मूवमेंट्स में फ्लक्चुएशन आती है। ठीक है जी, ये सब चीजें अभी हम डिटेल में करते जाएंगे, पहले अभी हम इस पे फोकस करें। अब थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन जो है इसकी पूरी फर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है। और थ्योरी ऑफ द फर्म क्या है कि भाई आप किस लेवल ऑफ आउटपुट पे आप प्रोड्यूस करेंगे जिससे कि आप अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकें। ठीक है, और इसके लिए आपको जो है मार्जिनल और एवरेज कॉस्ट को भी देखना होगा, और उसके अलावा जो आपकी प्रोडक्शन रिलेटेड थ्योरीज है, मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, उसको भी आपने देखना। राइट, ना जो डिमांड है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का वो आपके एमआर प्रोडक्टिविटी यानी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर्स पे भी डिपेंडेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, बट अभी आप अभी के लिए सिर्फ उसको याद रखिएगा कि जब हम किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड करते हैं, जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, तो उसकी जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको, अगर मैं बेसिक टर्म में बताऊं, तो मतलब उसका एक एडिशनल यूनिट मुझे कितना एडिशनल प्रोडक्शन एंड रेवेन्यू जनरेट करके देगा, एकदम बेसिक बोल रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग दिस इज द एग्जैक्ट वर्जन, विल गो फॉर इट। ठीक है, सो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन ये एक्सप्लेन करता है कि भाई
क्या चीजें हैं जिससे आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी किन फैक्टर से कितनी रहेगी और क्या उसका यूजुअल टेंडेंसी रहेगा। ठीक है। रिलेटिव प्राइस ऑफ फैक्टर्स, दैट इज वेजेस ऑफ लेबर, रेंट ऑफ लैंड, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, ये सब चीजें जो है कि जो प्राइजेस हैं, मतलब कितना मैं लेबर को देना चाह रही हूँ पैसा या कितना जमीन के लिए किराया देना चाह रही हूँ, ये सब उनकी डिमांड पे डिपेंडेंट है। मान लीजिए मैं कैसे एरिया में फैक्ट्री ओपन कर रही हूँ जहाँ पे अभी बहुत ज्यादा लोग नहीं आए, तो वहां पर मैं ज्यादा लैंड के लिए रेंट नहीं दूंगी एज कम्पेयर टू अ वेरी हाईली पॉपुलेटेड एरिया। तो ये उनकी जो प्राइसिंग ऑफ फैक्टर्स है ये डिपेंड करेगी कि क्या सिचुएशन है। ठीक है। So theory of production has a great relevance to the theory of relative prices of factors also, or immediately, simultaneously, it is very important for the micro theory of distribution. This line is okay, optional, you can skip this, but you should know it. That's it. ठीक है। अब इसके आगे हम चलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। आई एम फोकसिंग ऑन द पोर्शन व्हिच इज रेलेवेंट फॉर योर सिलेबस। देखिए, प्रोडक्शन में हमने देखा इनपुट को हम आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो प्रोडक्शन में बेसिकली हमने ये देखना है कि जो आउटपुट है वो हमारे फैक्टर्स का ही एक तरह से फंक्शन है। व्हाट इज द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट, दैट इज व्हाट इज नोन एज द प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है। तो अगर हम एल्जेब्रिकली इसको एक्सप्रेस करना चाहें तो Q इज इक्वल टू एफ एल कॉमा के कॉमा एम। तो Q कहाँ क्या है यहाँ पर, जो आप आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, लेटर से आप 10 चेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो आपकी क्वांटिटी होगी। ठीक है। एल का मतलब हो गया लेबर, के का मतलब हो गया कैपिटल, एंड बाकी रॉ मटेरियल। तो लेटर से आपको जो है 10 आपकी चेयर्स आपने प्रोड्यूस करी हैं। ठीक है। और 10 चेयर्स प्रोड्यूस करने के लिए आपका जो लेबर आपने यूज करा वो लेटर से आपने 5 लेबर्स प्रोड्यूस करे, तो हम इसको कह देंगे, इसको दिस इज अ फंक्शन ऑफ 5 लेबर्स। ठीक है। एंड लेटर से आपने कैपिटल प्रोड्यूस यूज करा 10 के, तो मैंने इसको 10,000 का लिख दिया एक बार के लिए। और मटेरियल मान लीजिए आपको 20 यूनिट्स का लगा, जो भी रॉ मटेरियल है, तो आप उसको 20 यूनिट्स से इस तरह से इसको एक्सप्रेस कर देंगे। तो ये आपको एक अगर फंक्शन बन जाएगा तो आपको पता है कि अगर इसको 100 करना है तो आपको क्या करना है, तो आपको इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करना है, उधर भी 10 से मल्टीप्लाई करना है, एंड यू विल गेट एन एस्टिमेट what level you can, what level of raw material and all things you will know. Of course, I'm not saying that it is going to grow in the same proportion, because हो सकता है उसमें से कुछ लेबर इतनी एफिशिएंट आ जाए, बट रैंडमली अगर हम उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे तो हम उस एफिशिएंसी को फिर यहाँ पर जो है कंसीडर नहीं करते। ठीक है। तो उसके लिए ही हम ज्यादा टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव, हम सबको इक्वली एफिशिएंट मानते हुए इसको इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। सो बेसिकली हम इस प्रोडक्शन फंक्शन से एक बात तो हमें समझ में आती है कि जो हमारा जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है कितने हमारे फैक्टर्स यूज हुए। ठीक है। हमने क्या चीजें यूज करी हैं। प्रोडक्शन फंक्शन जो है आपके आउटपुट और इनपुट्स के रिलेशन पे डिपेंड करता है। ये चीज अब आपको समझ में आ गई है। इसके अलावा अब यहाँ पर देखिए, प्रोडक्शन फंक्शन स्टेट्स अ मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड। यानी अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास इतना कैपिटल है, 10 के कैपिटल है, 20 यूनिट्स हैं, 5 लेबर्स है, तो मैं मैक्सिमम कितनी चेयर्स प्रोड्यूस कर पाऊंगी, तो आंसर विल बी 10। तो आप रिवर्स भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है ना, आप ये समझ सकते हैं भाई इतने यूनिट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ इतना ही मैक्सिमम प्रोडक्शन आ सकता है। यानी ये चीजें अगर मुझे मालूम है तो मैं क्यों निकाल सकती हूँ, क्यों मुझे पता है तो मैं इनको डिटरमिन कर सकती हूँ। ठीक है। If a small firm produces wooden tables in a day, its production function will consist of maximum number of tables that can be produced from a given quantity of various inputs such as wood, varnish, labor time, machine time, floor space, etc. तो इफ यू नो दैट आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ टेबल्स निकालने हैं, तो आप उसके लिए क्या क्या यूनिट्स रॉ मटेरियल्स के यूज करते हैं, क्या क्या आपके इनपुट्स हैं, वो सारे लिखेंगे और उसका एक प्रोडक्शन फंक्शन डिराइव। ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन को यूजुअली हम एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही कंसिडर करते हैं, इट्स नॉट इनफाइनाइट और इनडेफिनेट। ठीक है। और एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में हम ये इनपुट्स की अवेलेबिलिटी को डिटरमिन करते हैं और उसके बेसिस पर ही आउटपुट को हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है। सेकेंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसके ऊपर टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस है, तो हम एक लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी को एज्यूम करते हैं। ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली अगर हम बार बार टेक्नोलॉजी लेवल में चेंजेस को एज्यूम करेंगे तो फिर हमारा प्रोडक्शन फंक्शन कांस्टेंट या एक टाइम पीरियड के लिए हमें क्लैरिटी नहीं दे पाएगा। ठीक है। तो हमें मान के चलते हैं कि एक टेक्नोलॉजी लेवल पे हमारा ये प्रोडक्शन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, आउटपुट भी बढ़ेगा, तो आपका प्रोडक्शन फंक्शन भी चेंज हो। Now, basically, when we are going beyond this, we'll be concerned with two types of production functions.
ठीक है। तो पहले होंगे जहां पर आपका शॉर्ट रन रिडक्शन फंक्शन होगा, जहां पर आप कुछ इनपुट्स को आप वेरी करेंगे और कुछ को आप फिक्स रखेंगे, जैसे कि कैपिटल है, लैंड है, आप इसको कांस्टेंट रखेंगे, और बाकी चीजें जैसे लेबर वगैरह को या रॉ मटेरियल को आप वेरी करेंगे। एक same way, if I talk about long run production function, so that is basically what we also have understood is law of returns to scale. वहां पर आप सारे फैक्टर्स को वेरिएबल लेके चलते हैं, तो लॉन्ग रन में लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल रहेगा और शॉर्ट रन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस रहेगा। ठीक है। इसके बाद हम एक सेपरेट वीडियो के थ्रू इसको कवर करते हैं। ठीक है। विल बी कंसिडरिंग व्हाट ऑल आर द फैक्टर्स। ठीक है। ये जो कंसेप्ट्स हैं ये भी हम समझेंगे। ठीक है। इसका एक छोटा सा एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, आप उसको गो थ्रू कीजिएगा।